नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें प्राप्त कर सुन सकते हैं। द्वितीय पर्व के भाग 1 से लेकर भाग 10 तक का वाचन आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 11। रंगून लौटकर शरत ने एक कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन योगेंद्र नाथ सरकार को छोड़कर और कोई इस रहस्य को नहीं जान सका। जितनी लिख लेता, प्रतिदिन दफ्तर जाकर वह उन्हें सुनाता और वह सब काम छोड़कर उसे सुनते। प्रारंभ से ही वह इस कहानी पर मुग्ध थे, इतने कि शरत के स्वभाव को जानने के बावजूद उन्होंने इस रहस्य की चर्चा दूसरे साथियों से करना शुरू कर दी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं आया। वे यह कैसे मान सकते थे कि उनका एक साथी क्लर्क इतनी अच्छी कहानी लिख सकता है। केवल पोस्ट ऑफिस के विभूति बाबू ही उस दिन उनकी बात पर विश्वास कर सके। बोले, योगेंद्र दा, बात तो तुम ठीक ही कहते हो। शरत दा के भीतर कुछ असाधारण है, यह संदेह मुझे बहुत दिन से हो रहा था, विशेषकर उनके छवि अंकन को देखकर। अब सोचता हूँ तुम जो कहते हो वह ठीक ही होगा। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, कहानी पूरी ना हो सकी, केवल आधी ही लिखी जा सकी। एक अंक के लिए काफ़ी होगी, यह सोचकर वह आधी कहानी ही शरत ने फणींद्र नाथ को भेज दी। नाम रखा रामेर सुमति। वह निरंतर ही कुछ न कुछ लिखता आ रहा था, लेकिन उसके नए जीवन की यह पहली रचना थी। इसे पाकर यमुना के संपादक गदगद हो उठे। इसे पढ़कर पाठक विस्मत विभोर हो उठे। बंगाल में हलचल मच गई। कलकत्ता में एक दिन जाह्नवी के कार्यालय में अनेक साहित्यिक एकत्रित हुए थे। प्रभात कुमार गंगोपाध्याय ने आकर सूचना दी, यमुना में रामेर सुमति नाम की एक अद्भुत कहानी प्रकाशित हुई है। ऐसी कहानी मैंने कहीं और नहीं पढ़ी। उनकी यह बात सुनकर सभी लोग चकित हो उठे। महेंद्र नाथ कुमार राय ने पूछा, किसकी कहानी है? प्रभात ने उत्तर दिया, कोई शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। हेमेंद्र को सहसा विश्वास नहीं आया। वह तुरंत कहानी लेकर पढ़ने बैठ गए। उन्होंने लिखा है, पढ़ते पढ़ते मन अद्भुत विस्मय से परिपूर्ण हो उठा। बंगला भाषा में सचमुच ही ऐसी कहानी कभी प्रकाशित नहीं हुई। एकदम असाधारण श्रेणी के लेखक का दान जान पड़ा। लेकिन यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है कौन? क्या यह किसी लेखक का छद्म नाम है? किसी नए लेखक का हाथ एकदम इतना सदा हुआ नहीं हो सकता, जो इतने प्रतिभावान है। उन रविंद्रनाथ प्रारंभिक रचनाओं में व्यसोचित दुर्बलता का अभाव नहीं है। बतख का बच्चा जन्म लेते ही तैर सकता है, किंतु एक साहित्यिक कलम पकड़ते ही ऐसी प्रौढ़ रचना का सृजन नहीं कर सकता। कितनी चेष्टा और परिश्रम, कितनी सुदृढ़ साधना के बाद एक श्रेष्ठ साहित्यिक परिपूर्णता प्राप्त करता है। उन्होंने तुरंत लेखक की खोज आरंभ कर दी। 2 दिन के भीतर ही वह जान गए कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय निश्चय ही नए लेखक हैं। लेकिन यौवन अवस्था से वह चुपचाप नियमित रूप से साहित्य साधना करते आ रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व उनकी लिखी हुई एक कहानी बड़ी दीदी भारती में प्रकाशित हुई थी। उसने भी उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।
नाटककार द्विजेंद्र लाल राय ने भी रामेर सुमति पढ़ी और आत्मविभोर होकर इवनिंग क्लब में इसकी प्रशंसा की। उन्होंने प्रमथनाथ से कहा, तुम इनकी रचनाओं को भारतवर्ष के लिए पाने की चेष्टा करो। ये भविष्य में बंगला साहित्य के नए युग का सूत्रपात करेंगे। सचमुच शरतचंद्र की कहानी ने उस समय के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रभात कुमार मुखोपाध्याय को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुर्दांत राम को घर के भीतर बंद करके नारायणी को एक पर एक बेंत मारते और राम को भागते भागते रोते देख राय महोदय इतने प्रभावित हुए कि कह उठे, एकदम फर्स्ट क्लास भाषा है प्रमथ, इस आदमी से मिलने की इच्छा होती है। वह नाटककार थे, इस कारण कहानी के नाटकीय रस ने उनके मन को अभिभूत कर दिया। इतना कि उन्होंने लड़की माया को बुलाकर पूछा, रामेर सुमति कैसी लगी? माया बेचारी लड़की ही तो थी, बोली, बहुत अच्छी है पिताजी। राय महोदय हंसकर बोले, बहुत अच्छी क्यारी, क्या चमत्कार है। राय महोदय के पुत्र दिलीप कुमार भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन पूर्व ही वह प्रमथनाथ से प्रभात और शरद को लेकर वाद विवाद कर चुके थे। वह प्रभात के प्रशंसक थे और प्रमथ शरद के, लेकिन दिलीप कुमार ने रामेर सुमति पढ़ी तो प्रभात बाबू को बिल्कुल ही भूल गए। पढ़ते पढ़ते आँखों के जल में शब्द डूब जाते। ऐसी कहानी तो कभी नहीं पढ़ी। ना है तरुण तरुणी का उच्छ्वास, ना पुलिस कारिंदे का गर्जन तर्जन, है बस मात्र स्वरूपा भावी का स्नेह और दुर्दांत बच्चे का कुरुक्षेत्र कांड। प्रथम ने पूछा, क्यों, कैसी लगी शरद की रामेर सुमति? प्रभात बाबू से कुछ कम है? दिलीप ने पुलकित होकर पूछा। वह बर्मा में कैसे रहते हैं? प्रमथ ने उत्तर दिया, वह एक ही पागल है, नहीं तो इस तरह दुर्गति होती। बर्मा तो भेड़ बकरियों का बाड़ा है। दुख की बात क्या कहूँ, वह रंगून में है। दिलीप बोले, क्या कहते हैं? सुना है रंगून तो प्रकांड नगर है, कलकत्ता से भी बड़ा। बड़ा होने से क्या बड़ा नहीं होता, सुंदर वन भी तो कलकत्ता से बड़ा है। उससे क्या वह ईडेन गार्डन हो जाएगा? वह नहीं हो सकता। किंतु रंगून पर आप इतने क्रुद्ध क्यों हैं? मैं क्रुद्ध नहीं हूँ, फिर भी रंगून की बात सोचते ही काँप उठता हूँ। वहाँ लोभ नापी खाते हैं, उसकी दुर्गत से भूत भी भाग जाएं। फिर वह तो उस किष्किंधा में रहकर पढ़ता ही रहता है। वह उसे लिखता हूँ, मैं उसे लिखता हूँ। ओरे न्याड़ा, इतनी किताबें पढ़ने से क्या होगा? तू कलम पकड़, कलाम। लेकिन क्या वह सुनता है? आजकल उस पर एक और भूत सवार हुआ है, वह चित्र बनाता है। चित्र बनाते हैं? क्या कहते हो? कहूँगा क्या, मति भ्रष्ट है। कहता हूँ कलकत्ता आजा, पर वह तो उत्तर ही नहीं देता। इन बातों का कोई अंत नहीं था। उस दिन बंगाल को पता लगा कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक असाधारण प्रतिभाशाली कथा शिल्पी का जन्म हो चुका है और अतीत के दिए बुझ गए हैं। यमुना की ग्राहक संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक आग्रहपूर्वक शरद बाबू को कहानियाँ भेजने के लिए पत्र लिखने लगे।
चरित्रहीन छापने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन समाजपति का पत्र भी आया। उस समय साहित्यिक क्षेत्र में उनकी दुंदुभी बोलती थी। जिस लेखक पर उनकी कृपा हो जाती वह मानो तरताजा। उन जैसे प्रतापी पुरुष ने रचना भेजने का अनुरोध करते हुए जिस प्रकार विनयपूर्वक शरतचंद्र को पत्र लिखा, उससे उनके मित्र अवाक रह गए। लेकिन शरत नितांत निस्संग बना रहा। कम से कम प्रकट में किसी प्रकार की कोई उत्तेजना उसने नहीं दिखाई। एक मित्र को उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके अलावा किस्से कहानियाँ लिखने की प्रवृत्ति नहीं होती। मुसीबत में पड़कर मुझे कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं, फिर भी लिखूँगा। इस बीच कहानी भेजने के बहुत से अनुरोध आए हैं, लेकिन मैं निरुपाय हूँ। इतनी कहानियाँ लिखने बैठूँ तो मेरा पढ़ना बंद हो जाए। मैं प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं लिखता, 10-12 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन इस अहंकार के बावजूद लिखना आरंभ हो चुका था। अंतर में सोई इच्छा फिर जाग उठी थी। इसलिए स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह बराबर लिखता रहा। यमुना से जैसे उसे मोह हो गया था। उसने फणींद्रनाथ को लिखा, यद्यपि कहानी लिखने का अभ्यास कम हो गया है, लेकिन आशा है कि 2-1 माह में ठीक हो जाएगा। प्रति मास एक छोटी कहानी 10-12 पन्ने की और प्रबंध भेजूंगा। कहानी अवश्य भेजूंगा क्योंकि आजकल इसका विशेष आदर है। फिर लिखा 3 नामों से रचनाएं भेजूंगा, समालोचना, प्रबंध आदि। अनिला देवी। छोटी कहानियाँ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। बड़ी कहानियाँ अनुपमा देवी। यह प्रस्ताव उसने इसलिए किया था कि यदि सब रचनाएं एक ही नाम से प्रकाशित होंगी तो पाठक सोचेंगे कि इस व्यक्ति को छोड़ उनके पास कोई और लेखक नहीं है। उसकी इस अप्रत्याशित लोकप्रियता का एक और परिणाम यह हुआ कि बचपन की उसकी रचनाएं जो उसके मित्रों के पास पड़ी हुई थी, उन्हें निकाल कर सब वह लोग इधर उधर प्रकाशित करने लगे। बोझा के बाद बाल स्मृति, हरिचरण, काशीनाथ, अनुपमा का प्रेम, चंद्रनाथ, प्रकाश और छाया 1-1.25 वर्ष के भीतर साहित्य और यमुना में प्रकाशित हो गई। लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी ये रचनाएं अब प्रकाशित हों। वह मानता था कि वह अपरिपक्व अवस्था की रचनाएं हैं। भावना की अतिशय मुलायमियत और नवयुवकोचित अतिरंजना का उनमें प्राधान्य है। बार बार पत्रों द्वारा वह अपना क्रोध और व्यथा प्रकट करने लगा। तुमने समाजपत को काशीनाथ देकर अच्छा काम नहीं किया। वह बोझा का जोड़ीदार है। बचपन में अभ्यास के लिए लिखी गई कहानी है। छपवाना तो दूर रहा, लोगों को दिखाना भी उचित नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह ना छपे और मेरे नाम को मिट्टी में ना मिलाया जाए। इस बार साहित्य ने मेरे नाम से न जाने क्या क्या कूड़ा करकट छापा है। वह क्या मेरा लिखा हुआ है? मुझे तनिक भी याद नहीं है, और अगर है भी तो उसे छापा क्यों? आदमी बचपन में बहुत कुछ लिखता है, तो क्या उसे प्रकाशित करना चाहिए? वह छापकर मानो मुझे लज्जित कर दिया है। देवदास अच्छा नहीं है। सुरेन आदि मेरी सब रचनाओं की बड़ी तारीफ करते हैं।
उनके अच्छा कहने का मूल्य मेरे लिए नहीं है। उसे छापा जाए, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। देवदास मत लो, लेने की चेष्टा मत करो। यह निराशा की अवस्था में लिखा हुआ ही नहीं है। मुझे उस पर लज्जा भी आती है। वह अनैतिक है, उसमें वेश्या का चरित्र तो है ही। वह छोड़कर और क्या क्या है, यह बताने को भी जी नहीं करता। मुझे अपनी पुरानी रचनाओं को प्रकाशित कराने के संबंध में विशेष आपत्ति है। आषाढ़ की यमुना में आलों को छाया नामक एक अधूरी अल्प प्रकाशित हुई है। क्या वह मेरी ही लिखी हुई है? हो ना हो मेरे बचपन की लेखन शैली का अनुकरण करके किसी और ने लिखी है। उसमें अब रविंद्रनाथ जैसा लिखने का विश्वास पैदा हो गया था। इसलिए वह चाहता था कि उसकी बचपन की रचनाओं को यदि प्रकाशित करना ही है तो एक बार फिर से देख लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से काशीनाथ जब पुस्तक का छापा तो उसमें उसने काफ़ी संशोधन किए। पत्रिका में छपते समय इस रचना का अंत काशीनाथ की हत्या और कमला की आत्महत्या से होता है, परंतु पुस्तक रूप में आने पर वह कथा सुखांत हो गई। जब वह साहित्य में प्रकाशित हुआ था तब एक युवक हरिकृष्ण मुखोपाध्याय उससे मिलने आया था। उसे यह रचना बहुत अच्छी लगी थी, परंतु उसके अंत पर उसे आपत्ति थी। उसकी यह आपत्ति सुनते ही शरद बोल उठा, केवल काशीनाथ ही नहीं, साहित्य में और भी कई कहानियाँ छपी हैं। वह सब मेरी बचपन की रचनाएं हैं। मुझे बिना बताए एकदम छाप दी। प्रूफ भी पढ़ लेता तो एक बार देख तो लेता। हरिकृष्ण ने सुझाव दिया, क्या जब अंत नहीं बदला जा सकता? शरद ने कहा, पता नहीं पुस्तक रूप में छपेगी भी या नहीं। छपी तो अवश्य परिवर्तन करूँगा। केवल काशीनाथ में ही नहीं, चंद्रनाथ में भी उसने काफ़ी परिवर्तन किए। इसके प्रकाशन को लेकर काफ़ी हंगामा मचा। उपेंद्रनाथ उसे यमुना में प्रकाशित करवाना चाहते थे। इस प्रकार का विज्ञापन भी उसमें निकल चुका था, परंतु सुरेंद्र और गिरीन्द्र इस बात से बहुत दुखी हुए। उपेंद्रनाथ से उनका झगड़ा भी हो गया। चंद्रनाथ की पांडुलिपि उन्हीं से मांगकर तो वह ले गए थे। उन्होंने शरद को लिखा और अंततः वह इस बात पर राजी हो गया कि जो अंश छप चुका है उसे छोड़कर शेष पांडुलिपि उसे भेज दी जाए। उचित संशोधन करके वह उसे यमुना को भेजता रहेगा। संशोधित अंश फणींद्रनाथ को भेजते हुए उसने लिखा, कहानी के तौर पर चंद्रनाथ बहुत मधुर है, लेकिन उसमें अतिरेक है। लड़कपन अथवा जवानी में इस तरह की रचना स्वाभाविक होने के कारण शायद ऐसा हुआ है। अब जब हाथ में आ गया है तो उससे अच्छा उपन्यास बना डालना ही उचित है। कम से कम दूना बढ़ जाना संभव है। इस कहानी की विशेषता यह है कि किसी प्रकार की अनैतिकता से इसका संबंध नहीं है। सभी पढ़ सकेंगे। जिस व्यक्ति पर अनैतिकता का दोष लगता गया है और जिसने नैतिकता को नए अर्थ देने की चेष्टा की, उसी के मस्तिष्क को अब स्वयं यह प्रश्न झकझोरने लगा। दिशाहीन प्रारंभिक भावुकता तथा आवेशपूर्ण अग्रता जैसे अब संयत रूप लेने लगी। इसलिए नई रचनाएं लिखने में वह बहुत
परिश्रम करता था। जब तक सही अर्थ देने वाला मनचाहा शब्द ना मिल जाता, उसे काटता ही रहता। मन के सुर के संग शब्द का सुर मिला जाता है कि नहीं, सुर मिल जाता है कि नहीं, इसका उसे बहुत ध्यान रहता। मिलने पर ही शांति मिलती। इसलिए कभी कभी पांडुलिपि इतनी कट जाती कि कोई दूसरा पढ़ भी नहीं पाता। उस दिन एक पांडुलिपि अपने प्रिय मित्र और सहकर्मी कुमुदिनी कांत कर को देते हुए उसने कहा था, यह देख कितना काटा है, काटने की और जगह नहीं है, चेष्टा करने पर भी तुम पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।